प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं दोस्तों। 99% उम्मीद है कि इसी टाइप से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपके इस बार भी एग्जाम में पूछे, पर टाइम देखिए बहुत कम है। तो दोस्तों हम लोग वो ट्रिक जानेंगे जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सेकेंडों में उड़ा सकें। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल आप न्यू हैं तो भी टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, हर चीज समझेंगे, किसी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप अगर नए हैं तो दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा जानेंगे। मान लेते कि वो संख्या x है और इस संख्या का कह रहा है कि एक संख्या मतलब x और इसका 3/5 का अंतर। अब इस संख्या का 3/5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3/5 x हो जाएगा। कह रहा है कि इसका अंतर कितने के बराबर है, 50 के बराबर। ये क्वेश्चन के अनुसार हमने सेट कर दिया, एक सरल समीकरण बन गया। x का मान निकालना है तो एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 5x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x/5 बराबर 50। मैंने कहा कि ये बिना पेन और पेपर का सॉल्व हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, ये 3 गुणा तो 50 25 250, 250 में और 2 का भाग देंगे जो x के गुणे के रूप में, तो 125 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 6 मीटर 5 मीटर 6 मीटर है। प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए की लागत पर 4 दीवारों और छत की सफेदी की कुल लागत क्या होगी। देखिए एक कमरे की बात कर रहा है। कमरे की बात करें तो आपके दिमाग में घना बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, क्योंकि चारों भुजाएं जो हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, ये दो तो बराबर एक अलग है, तो इसको हम घना भी मानकर चलेंगे, घन मान करके नहीं चलेंगे, क्योंकि घन में क्या होती है, तीनों की तीनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग है। देखिए इस तरीके से आपका कमरा, इस कमरे में कह रहा है कि 4 दीवार जो आपकी ये 4 दीवारें हैं, इनकी प्लस ऊपर की ये जो छत है, इनकी सफेदी कराने का खर्च कह रहा है 5 रुपया पर वर्ग मीटर के हिसाब से निकालना है। तो इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें, क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें फर्श का नहीं निकालना है, ये जो फर्श नीचे दिया हुआ है इसकी बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं जो ज़मीन होती है उस पर हम टाइल्स पत्थर वगैरह बिछाते हैं, उस पर सफ़ेदी नहीं कराई जाती। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपका सूत्र होता है जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई एल गुणे बी प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई बी गुणे एच प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें हमें क्या निकाल देना है, नीचे की फर्श यानी लंबाई चौड़ाई वाला डबल ना करके सिंगल कर देना है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो होगा उसके लिए हम सूत्र का यूज़ करेंगे इस तरीके से। जैसे लंबाई और चौड़ाई जब दूना हो गया, ये 2 से गुणा है तो दूना हो गया, तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे यानी एल गुणे बी करेंगे, ठीक है, प्लस बाकी सबको दूना कर देंगे, 2 गुणे बी गुणे एच प्लस 2 गुणे एच गुणे एल, ठीक है। ये आपका सूत्र काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर फर्श नहीं लेना है, सिर्फ छत लेना है, तो एल गुणे बी एक बार सिर्फ लेंगे। 2 का हमने गुणा कर दिया कोष्टक तोड़ करके, तो सब 2 बार लेंगे। लेकिन जो फर्श वाला और नीचे ज़मीन वाला और छत वाला हिस्सा, उसमें सिर्फ छत वाला हिस्सा ले लेंगे। समझ में आ गया, ये संपूर्ण पृष्ठ आपका निकल जाएगा जो इस क्वेश्चन के अनुसार है। अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई 6 5 है तो ये 30 हो जाएगा, 6 गुणे 5 डायरेक्ट में गुणा करके लिख रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों बी गुणे एच यानी कि ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई है तो 6 5 30 ये भी हो जाएगा, 30 का दूना 60 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर एच गुणे 36 दूना 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। अब सबको जोड़ लीजिए, 6 3 9 90 9 9 7 16 162। कितना हो गया दोस्तों, 162 आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, 5 रुपया पर वर्ग मीटर के हिसाब से निकालना है। तो टोटल हमारा निकला 162 वर्ग मीटर, 5 रुपये के हिसाब से निकालना है। बस इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, पर वर्ग का 5 है तो 162 वर्ग का 5 गुणे 162 हो जाएगा। तो 5 दूना के 10, 5 6 30, 30 1 31 को 1, 5 करने 5 3 810 रुपया आ जाएगा। कितना दोस्तों, 810 रुपया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, कोई यहाँ तक दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है x² + 7x + 10 x² - 3x + -10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है, यानी दोनों में जो कॉमन हो। तो अगर गुणनखंड निकालने की शॉर्ट ट्रिक पता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं पता है तो यहाँ पे जान लेते हैं। एक ये है और आपका दूसरा वाला ये है, ठीक है, ये दोनों हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे, इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर गुणे के रूप में कुछ है तो पहले उन दोनों का डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो डायरेक्ट सिर्फ इसी 10 को ही देखेंगे। जैसे यहाँ गुणे के रूप में सिर्फ 1 है तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान नहीं देंगे, x² के गुणा के रूप में हम ध्यान नहीं देंगे। अगर रहता तो पहले इसमें इसका गुणा करते, जो इसको x² के गुणा के रूप में होता, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो करते, लेकिन यहाँ पे है नहीं और आसान क्वेश्चन हो गया। अब 10 को उस रूप में ब्रेक करेंगे कि 7 बन जाए।
तो आप अगर 5 और 2 के रूप में तोड़ें तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें प्लस है, तो दोस्तों एक बार x + 5 कर देंगे एक कोष्टक में, और एक बार x + 2 कर देंगे, दोनों एक कोष्टक में x + 5 कर देंगे, एक में x + 2 कर देंगे, सभी का सभी प्लस है तो बहुत आसान है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सेकेंडों में। अगर माइनस है तो थोड़ा दिक्कत होगी, वहाँ पे एक प्रोसेस और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी x² ग्रुप में कोई गुणांक नहीं है तो आसान है। अब इसको 10 को ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि वो क्या जोड़ने घटाने पर ये 3 आए। तो चलिए अगर इसको भी 5 ही 2 के रूप में तोड़ सकते, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसको हमें -3 लाना है, -3 लाना है, और गुणा करने पर क्या हो जाए -10। यहाँ पे सब प्लस रहता तो ज़्यादा सोचना नहीं है, प्लस माइनस का मैटर कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पे सारी माइनस के रूप में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। पहले तो हमें लाना -3, दूसरी चीज़ क्या करना है कि हमें लाना जो भी लाएंगे उसका गुणा करने पर -10 आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस है, -10 आना चाहिए। तो अगर मैं बड़े वाले को माइनस ले लूँ और छोटे वाले को प्लस ले लूँ, यहाँ पे -5 कर लूँ और +2 कर दूँ तो -3 आ जाएगा, और -5 और +2 का गुणा करने पर भी -10 आ जाएगा। ये समीकरण संतुष्ट हो गया। इस तरीके से सेट किया जाता है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि दोस्तों एक लाइन और लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस का कंफ्यूजन है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस रहेगी तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक कोष्टक में x - 5 और दूसरे कोष्टक में x + 2 हो जाएगा। बस हो गया। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा, x + 2 दोनों में है, तो बस वही आपका आंसर हो गया का खत्म। इस तरीके से दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर एक लाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसे भी प्रैक्टिस है तो धड़ाधड़ उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज समझ रहे हैं, यहाँ पे कितने बच्चे कंफ्यूज हो पड़ जाएंगे, इंग्लिश में सिर्फ लिख दिया है। तो रेंज जिसको आप पढ़े हैं परिसर, सांख्यिकी में जो परिसर होता है उसी की बात हो रही है। रेंज बहुत आसान है, विदाउट पेन और पेपर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे 69 है। 69 से बड़ी की संख्या है नहीं ना, तो लिख लीजिए जो सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या कौन है, आप कहेंगे 16 है, उसको लिख लीजिए और दोनों का अंतर निकाल दीजिए, माइनस कीजिए या अंतर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े में से बस छोटे को हमें घटाना है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 53। बस हो गया जी आपका आंसर, खत्म। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि एक पासे की एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि कुल संभावना बटे में लिखेंगे, कुल संभावना, इसको साफ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकाली जाती है, P बराबर होता है अनुकूल संभावना, क्या दोस्तों, अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना। इस तरीके से समझिए, अनुकूल संभावना बटे में कुल संभावना, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए कह रहे कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासा है, इस तरीके से छोटा सा पासा होता है जिसपे आपकी बिंदी लूडो खेलते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा खेलते होंगे जो बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या है, लूडो में इस तरीके से अंक बना होता है 6, 1 से लेकर के 6 तक अंक बना होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट, 1 से 6 तक अंक बना होता है, यानी 6 फेस होते हैं। क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं। किसी भी घन या घना पे 6 फेस होते हैं, इसी तरीके से इस पासे पे भी 6 फेस होते हैं, 6 परतें होती हैं। ठीक है, और एक पर 2, 1 पर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अंक बने होते हैं, बिंदियाँ बनी होती हैं। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक का मतलब 4 के बाद सिर्फ 2 ही अंक बनेंगे, 5वां बनेगा और 6ठा बनेगा। ठीक है, 4 से अधिक कह रहा है संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। देखिए जो कुल संभावना है, कुल संभावना आपकी कितनी बनेगी वो पहले देखिए। एक पासा है, उसको हमने क्या कर दिया, एक ही बार फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कई बार फेंक रहे हैं, एक ही बार फेंक रहे हैं। तो जो अनुकूल संभावना हो जाएगी वो आपकी एक ही होगी। कितनी होगी, एक ही होगी। और जो कुल संभावना बनेगी, 4 से अधिक संख्या प्राप्त करनी है ना, तो या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, बस 2 ही संभावना कुल बन रही है। कितनी बन रही है, 2 ही बन रही है, तो 2 लिख देंगे। अनुकूल 1 बनेगी और कुल संभावना 2 बन रही है, क्योंकि 2 ही अंक है। 5 आएगा, 4 से बड़ा क्या आएगा, 5 ही आएगा या 6 आएगा, उससे ज़्यादा आएगा कुछ, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस 1/2 आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि यदि अल्फा डिग्री एक कोण की माप है जो इसके संपूरक के बराबर है। कह रहा है कि अल्फा डिग्री, संपूरक का मतलब जान रहे हैं, जिनके दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कह रहा है अल्फा डिग्री एक कोण की माप है जो इसके संपूरक कोण के बराबर है, यानी कि 180/2 कोण का माप 180 डिग्री के, तो एक कोण का माप कितना हो जाएगा, 180/2 कर दीजिए, यानी 90 डिग्री। वही कह रहा है कि अल्फा डिग्री एक कोण की माप है जो इसके संपूरक कोण के बराबर है। और आगे कह रहा है और बीटा डिग्री एक कोण की माप है जो इसके अनुपूरक या पूरक भी कह सकते हैं कोण के बराबर है। यानी बीटा डिग्री क्या है, इसके अनुपूरक कोण के बराबर है, यानी 90 डिग्री बटे में 2 कर देंगे। दो कोण का मान, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक कोण का बटे में 2 कर दीजिए, 45 डिग्री।
ठीक, आगे क्या कह रहा है, तो अनुपूरक, तो अल्फा बटे में बीटा का मान क्या होगा, क्या कह रहा है, अल्फा बटे में बीटा, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, मार दीजिए, आ जाएगा 2 आपका आंसर, बिना पेन और पेपर का ये भी क्वेश्चन था। अगला, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने डायरेक्ट करिए, देखिए जो संपूरक कोण होता है, कोई भी कोण जिसके दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने दो कोण ले लिया है कि ये एक ये, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, कब, जब संपूरक होगा। और पूरक कोण, दो चीज़ें समझ लीजिए जो नए बच्चे हैं, पूरक कोण में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण है, अगर दो पार्ट में बटा है, अगर मान लीजिए कि अल्फा एक बीटा है, तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, ये पूरक या अनुपूरक कोण कह सकते हैं इसको। तो ये कंडीशन होती है दो, तो इन दोनों को दिमाग में बैठा लीजिए, इस पर कोण हर हाल में एक फंस जाता है, एक क्वेश्चन इस पर जरूर फंसना आपके एग्जाम में, ये कंफर्म मान के चलिएगा, जब एग्जाम देकर के आएंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ फंसा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 75 मीटर, 100 मीटर और 125 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार है, ठीक है, एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी एक भुजा 75 है, एक 100 है और एक 125 है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल जो कह रहा है इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के, ये आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। बात समझ में आए, कह रहा है कि जिसकी भुजाएं 3 संबंधित 2 के अनुपात है, ये जो आयताकार पार्क है इसकी भुजाओं का अनुपात 3 संबंधित 2 का है, यानी लंबाई अगर इसकी 3x मान लेते हैं तो चौड़ाई इसकी 2x हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसकी लंबाई आयताकार क्या होती है, आयत की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो उस हिसाब से हमने मान लिया कि 3x इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई इसकी 2x हो गई। इस तरीके से अगर रेशियो के रूप में दिया है 3 संबंधित 2, 4 संबंधित 5, जो भी दिया है, इस तरीके से सिर्फ इसमें 3, जैसे 3 है तो 3 में x का गुणा करने की इसकी एक लंबाई निकल जाएगी और 2 में x का गुणा करने की इसकी चौड़ाई निकल जाएगी, बस इस तरीके से मान लिया जाता है। फिर इस आयताकार पार्क की छोटी भुजा की माप क्या होगी, छोटी भुजा का मतलब 2x का मान पूछ रहा है, यानी कि चौड़ाई का मान, तो x की वैल्यू अगर निकल जाए तो बात बन जाएगी। मसला यहाँ पे फंस रहा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो वही हम दिखा देंगे आयत के क्षेत्रफल के बराबर हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, आप देखेंगे तीनों भुजा इक्वल नहीं है, तो आप सोचेंगे कि पहले इसका परिमाप निकालूं, ठीक, परिमाप निकालने के बाद रूट वाला क्षेत्रफल का जो है सूत्र लगा करके उससे इसका मान निकालूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान, तब तो आपके टाइम लग जाएंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपको त्रिभुज का त्रिक निकालना पता है तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मुझको दिख रहा है, मुझको ये दिख रहा है कि ये जो 100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर बराबर होगा 125 के स्क्वायर के, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 125 है और एक भुजा 100 है, दूसरी लंब क्या है 75 है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, चुटकी का काम है। इस त्रिभुज जो है क्षेत्रफल से, यानी हीरोन के सूत्र से जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो लेंदी हो जाएगा, वो उस जगह लगाया जाता है जहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज न बने, उस कंडीशन में, यानी एक विषमबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, वहाँ पे ये जो है सूत्र लगाया जाता है, जिससे आपकी उसमें टाइम लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम बचाना है तो हर हाल में दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका वर्ग करके देख लीजिए, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लीजिए, दोनों बैलेंस से इक्वल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार, आधार इसका 100 है गुणे लंब, लंब इसका 25 है, ठीक है। देखिए यही ना होगा, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय रूल फॉलो करता है। तो हमने क्या कर दिया, समकोण त्रिभुज 1/2 गुणे 100 गुणे 25, यही बराबर है, कह रहा है कि आयताकार पार्क के, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी हमने 3x मान ली है और चौड़ाई इसकी हमने 2x मान ली है, काम हो गया आपका। x की वैल्यू निकल जाएगी, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार, ठीक है, 50 बार कटेगा। अब देखिए 2 से इस वाले से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका, 25 बार, 25 संयम कितना होगा, 625, और ये बराबर आपका किसके है, x स्क्वायर के। यहाँ पे 3 का मैटर कहाँ फंस रहा है, 3 दूना के 6, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा हाँ ये 75 है, सॉरी 25 नहीं है, ये 75 है दोस्तों, 25 नहीं है, तो यहाँ पे हमने काटा। अब इस 75 को काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 5 15 कट जाएगा, ये 25 बार जाएगा, ठीक है, 625 आएगा। ये 75 था, हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, ये 75 है, सॉरी 75 है, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, लिखने में गड़बड़ी हो गई। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25 हो जाएगा, बस x की वैल्यू निकल गई। अब कह रहे हैं छोटी भुजा का मान, तो छोटी भुजा 2x थी, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी लंबाई 8 चौड़ाई इतनी हो तो आयत क्या होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी मैं बताया हूँ सूत्र दोस्तों, क्या होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, और ये बराबर कह रहा है घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर कह रहा है 194 के। तो इसका आयतन पूछ रहा है क्या होगा, यानी L × B × H बराबर पूछ रहा है क्या होगा। घनाभ का आयतन L B H होता है। बस फटाफट इसमें पहले रखिए मान और निकाल लीजिए। 2 से पहले इसको हम काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 × 9 = 18, 1 बचा 2 × 7 = 14, 97 आ जाएगा। अब यहाँ पर रखिए मान, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 8 6, तो 8 6 48, डायरेक्ट मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, और ये 8H हो जाएगा और ये 6H हो जाएगा, ठीक। और ये बराबर आपका 97 के, तो ये 8 6 14 हो जाएगा, 14 इस 48 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी H बराबर कितना हो जाएगा 97 - 48 बटे में 14। काट लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 17, 17 का मतलब 9, 49, 49 का मतलब 7 बटे में 2। आपका आ गया ऊंचाई 7 बटे में 2, इसमें मान रख दीजिए, लंबाई 8 चौड़ाई 6 और आपकी ऊंचाई 7 बटे में 2 आ चुकी है, 7 बटे में 2 आ चुकी है। क्लियर हो गई। यहाँ से हमने क्या किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से ऊंचाई निकाली और उसको LBH में रख दिया, इसका आयतन निकल जाएगा। 2 से काट लीजिए 4 बार, 6 चौको 24, 24 का मतलब 7 चौको 28, 7 चौको 28 का मतलब 68 ही आएगा जब 8 आ रहा है तो। क्लियर है। यूनिट डिजिट से भी मान निकाल सकते, जरूरी नहीं पूरा गुणा करें, पूरा गुणा करके भी देख सकते हैं। 7 दूना 14 और 2 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो भी पता है। यहाँ पे सूत्र तो देखिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सेट क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप जानते हैं कि जो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा मान लीजिए A है और B है, इन दोनों का योग गुणे ऊंचाई, जो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी या ऊंचाई मानिए वो बटे में 2 बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है, और वही दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब उसी की बात हो रही है, जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये शीर्ष लंब ये इसी की बात हो रही है, यही 7 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं की दूरी कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं, इसकी कुछ भी समझ में आए, जो समझ में आ रहा है आपको, जिस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे कह रहा है उस हिसाब से उसको समझिए। तो ये आपकी है, कह रहा है कि शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि अगर ये x होगी तो बड़ी वाली भुजा ही x + 6 होगी। एक x मान लेते हैं, दूसरी x + 6 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर अधिक करे। तो कह रहा है तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी x + 6 का मान पूछ रहा है, लंबी भुजा यही है। बस चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए a + b है ना, तो a का मान x है और b का मान x + 6 है, रख दीजिए। तो डायरेक्ट मैं जोड़ करके लिख रहा हूँ 2x + 6 हो जाएगा। ऊंचाई इसकी 7 दी हुई है, इस 2 को मैं उस पार लेके चला जाता हूँ तो 210 हो जाएगा, गुणा चला जाएगा। 7 से काट दीजिए, 7 × 21 30 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24 हो जाएगा। 6 घटेगा, x बराबर 12। अब दोस्तों लंबी भुजा निकालनी, x + 6 का मान निकालना है, तो 6 इधर जोड़ दीजिए, 6 इधर जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए आप जानते हैं कि जो लंब वृत्तीय बेलन का जो सूत्र होता है, देखिए कितना ज़्यादा सूत्र का यूज़ किया जा रहा है। लंब वृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है सूत्र 2πRh, यही दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई यहाँ से निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकल जाएगी तो जो लंब वृत्तीय बेलन का जो वॉल्यूम होता है आयतन वो होता है πr² h के, बस इसमें मान रख देंगे, निकल जाएगा। अब जो पाई का मान 3.14 दिया हुआ वो भी रख देंगे। चलिए h का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा 94.2 बटे में 2 नीचे आएगा, पाई भी नीचे आएगा, तो पाई का मान रख देते 3.14 गुणे, और दोस्तों त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब काटिए, देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से तो आपका कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 1 2 7 14 0.2 1 अन्य 2। 3 से काट देते हैं, कितनी बार जाएगा आपका, देखिए तो 3 1 अन्य 3, आपका कितनी बार जाएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, मैं ऐसे काटूँ 3 से पहले कुछ ज़्यादा कट जाएगा, 3 से मैं काट देता हूँ इसको। 3 × 9 आपका हो गया, 3 1 अन्य 3 और 1 बटा 3 चौको 12, 31.4। देखिए 3.14, दशमलव का एक अंतर है, यानी अगर इससे काटेंगे तो पूरा 10 बार कटेगा, ऐसे आसानी से कट रहा है, ठीक है। और 2 से काटेंगे 5 बार, यानी h की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो पाई का मान 3.14 है, गुणे त्रिज्या आपकी r² यानी 3 × 9 हो जाएगी, ऊंचाई आपकी 5। अब ये 5 9 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45।
यानी 3.14 गुणे 45। यूनिट डिजिट से भी मान निकाल सकते हैं। तो 45 चौको कितना हो जाएगा 180 का मतलब 0 और 45 सेकंड में 45 45 और 10 55 55 आपका कितना हो जाएगा आपका 55 और दोस्तों 8 जो है 63 हो जाएगा। 63 का मतलब 3 दशमलव, यानी दशमलव के बाद जिसमें 3 है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, पूरे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो वहाँ पर देख लिए। चैनल पेज पर जाएंगे, वहाँ पर भी यूनिट डिजिट का कई क्वेश्चन मैं करा चुका बहुत सारी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि 14, 12, 34, 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती हैं। तो कह रहा 12x + 9 का मान क्या होगा। कहने का इसका मतलब ये कि जैसे 14 में मैं x जोड़ूंगा तो 14x हो जाएगा, 14 + x हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्या कह रहा है कि 12 में भी x जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है 12 + x हो जाएगा। और कह रहा है कि 34 में भी मैं x जोड़ूँ 34 + x हो जाएगा। और कह रहा है कि 30 में भी मैं x जोड़ूँ 30 + x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, x जोड़ने पर ये समानुपात में हो गए। जब समानुपात में हो गए तो एक दूसरे का जो अनुपात हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब 14 + x बटे में 12 + x बराबर हो जाएगा 34 + x बटे में 30 + x के। अब कह रहा है कि प्राप्त संवाद 12 - x, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 12x + 9 का मान पूछ रहा है। बस यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखिए 14 × 42 420 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, प्लस 14x और 30x का मतलब हो जाएगा दोस्तों 14 और 30 44x हो जाएगा। ये बराबर यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का अगर गुणा करते हैं तो 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36, 40 408 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा। और आपका ये 12 और 34 12x से 34x जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस 46x हो जाएगा। अब यहाँ पर x² कैंसिल हो जाएगा, 44x है 46x है, पक्षांतर करेंगे तो -44x उसमें से घटेगा, कितना हो जाएगा 2x बचेगा। इसी तरीके से ये 408 420 घटेगा तो 12 बचेगा, यानी x = 6 आ गया। अब यहाँ से इसका मान निकाल दीजिए तो x का मान 6 रखे तो 12 × 6 = 72 और 9 = 81 हो जाएगा, और बाहर आएगा तो 9। आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इसके बराबर है तो PQR अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझना है, जैसे 2 3 5 7 11 वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि 52 2 72 कच्चा 6 7 का याद कीजिए। इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड इसका करेंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए तो इसी इसमें कन्वर्ट करके अभी सेकंडों में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, वैसे ही काट लेंगे बहुत स्पीड में। 2 दूना 4 2 6 12 2 1 2 2 3 6 2 6 12 2 से काटेंगे तो दोस्तों 13 0 6 8, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12 1 2 5 10 2 3 6 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 दूना 4 2 6 12 2 7 14, फिर 3 से काट लीजिए 3 1 3 नहीं जा रहा है, 3 वाड़े 24 3 चौको ये कितना है 3 9 27, 3 से फिर काटेंगे दोस्तों 3 3 के 9 1 बचा 3 4 का 18 3 3 के 9, फिर 3 से काटेंगे तो दोस्तों 121 आ जाएगा। 121 का मतलब 11 से 2 बार कटेगा, 11 और 11 खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि 2 के ठो आया 4 ठो आया तो 2 पर हम 4 पावर बना देंगे गुणा, 3 3 ठो आया तो 3 पर 3 पावर बना देंगे, 11 2 ठो आएगा तो 11 पे 2 पावर बना देंगे। और यही बराबर किसके है, p² गुणे QQ गुणे r⁴ के, यही ना बराबर है, ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करनी है, बेस इक्वल पावर इक्वल हो तो बेस को हम इक्वल कर देंगे, बेस इक्वल हो पावर की इक्वल कर देंगे। ये रूल जो है पावर वाला रूल कहता है। कहने का मतलब ये है, समझिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि x⁴ है और ये बराबर है x⁴y के, बेस इक्वल है तो हम पावर को क्या करेंगे y = 4 ला देंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखें कि x⁴ हो और दोस्तों ये बराबर हो y⁴ के, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि x = y होगा क्योंकि पावर इक्वल है। ये होता है जो है बेसिक सा रूल, बेसिक सा जो पावर का रूल होता है। बस यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, तुलना कर देनी है। जैसे यहाँ पर देखिए जो 4 पावर वाला है 4 पावर वाले से तुलना कर देंगे यानी r = 2 हो जाएगा। 3 पावर वाले को 3 पावर वाले से तुलना कर देंगे यानी q = 3 हो जाएगा। 2 पावर वाले को 2 पावर यानी p = आपका 11 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि 2p + q - r का मान, तो 2p यानी कि 11 दूना के 22 हो जाएगा, प्लस q आपका 3 है -r 2 है यानी कि 23 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजा आया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि 7 अंकों वाली संख्या इतनी 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी बड़ी संख्या दे दे उससे विभाज्य करने के लिए कहे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो 72 से तो विभाजकता का नियम पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसा इसका गुणनखंड करेंगे कि जिसका विभाजकता का नियम पता हो। जैसे मैं इसको 9 और 8 के रूप में अगर तोड़ दूं तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है, यानी अगर जो संख्या 9 8 से कटेगी वो हर हाल में 72 से कटेगी ही कटेगी, तो 9 8 से निकाल दीजिए। अब पहले हम 8 का विभाजकता का नियम लगाएंगे, जब भी 9 8 के रूप में हो, 11 गुणे 8 के रूप में हो, 11 गुणे 11 गुणे 9 के रूप में हो, तो हमें उस सीरियल क्रम में चलना है। ठीक है, तो कहीं कहीं 88 का विभाजकता का नियम पूछ देगा, कहीं 99 का पूछ देगा, कहीं आपका 72 का पूछ देगा, इस तरीके से पूछता है। तो पहले हम 8 का लगाएंगे। 8 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के जो संख्या के 3 अंक हैं अगर वो 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है, 58 y पे। अब y का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे अधिकतम या न्यूनतम मान तो लिखा नहीं है, तो हम न्यूनतम मान से रखना स्टार्ट करेंगे। 1 से रखिए, 2 से रखिए, 3 से रखिए। अगर 8 से काटेंगे तो 8 7 56 यानी 2 बचेगा। अब 2 y का मान क्या रखें, तो 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 3 4, y का मान जब तक 4 नहीं रखेंगे 8 3 24 नहीं कटेगा, हमें y का मान निकल गया है, y का मान 4 आ गया है। क्लियर। अब 9 के विभाजकता का नियम, पूरी संख्या का अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अंकों का योग का मतलब इनका जोड़ लेते हैं, 3 1 4 4 8 8 1 से जुड़ेगा नहीं, उसको छोड़ दीजिए, 8 5 13 13 8 दोस्तों 21 21 4 25 25 प्लस x आ रहा है, अब बटे में 9। अब x की वैल्यू क्या रखें कि जो दोस्तों 9 से कट जाए, आप कहेंगे x की वैल्यू 2 रखें तो 27 होगा, तो हमें जो है ये 9 से कट जाएगी, यानी x का मान 2 आ गया। तो 2x + y का मान निकालना है, तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, y का मान 4, यानी 8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अभी एक क्वेश्चन कराया हूँ दोस्तों त्रिभुज वाला आपका, जिसको हमने प्रूव किया था कि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ पे त्रिक निकालने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी इन तीनों में, जो सबसे बड़ा मान होगा वो बाकी 2 छोटे मानों के जो है वर्ग के योगफल के बराबर। कहने का मतलब ये, जैसे 17 यहाँ पे बड़ा है तो 17 का वर्ग बराबर होना चाहिए 15 का वर्ग प्लस 8 के वर्ग के। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है, यही पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर से 2 भुजाओं के वर्गों के। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो ये पाइथागोरस त्रिक है, नहीं कर रहा है तो नहीं है, काम खत्म। यहाँ पे देख लीजिए, ये 289 इसका वर्ग होता है, ये 225 होता है और ये 68 होता है। जोड़ लीजिए, इधर भी 289 आ रहा है, इधर भी 289, ये तो फॉलो कर रहा है, यानी ये है। तो है वाले को तो नहीं लेना, नहीं वाले को नहीं लेना है। अब इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो थोड़ा सा एक ट्रिक भी जान लेंगे इसी में, इसी लागे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी संख्या 11 का वर्ग करेंगे 11 हम 121 हो जाएगा, और 60 का वर्ग करेंगे 6 को 36 00 हो जाएगा, और ये बराबर कितने होना है 63 के वर्ग के। अब 63 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, 60 था आसान था, 63। चलिए ट्रिक जानते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग की ट्रिक ये कहती है, इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 1 का वर्ग इधर करके 1 का वर्ग इधर करके लिखिए। जैसे 3 का वर्ग 9 करते हैं तो इसको 2 अंक में कन्वर्ट कर दीजिए, बाईं साइड 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 अंक में कन्वर्ट करना जरूरी है, 1 अंक में आएगा तो ठीक है। तो 3 3 9 किए, 0 कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 का वर्ग करेंगे, 6 को 36, ये 2 अंक में बने चाहे 1 अंक में बने, उसको नहीं कन्वर्ट करना, ठीक है। 1 अंक में बनेगा 6 से रहता है तो 6 ही लिखते, 36 है तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 36 के 18, फिर इसमें 18 दूना के 36। 36 को कैसे लिखेंगे, 9 1 अंक छोड़ करके इधर से 6 3 ऐसे लिखेंगे। अब जोड़ लेंगे 9 6 6 3 9 3, कितना आ गया 39 69। ये जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 3721। 3721 बराबर है इसके, नहीं बराबर है, यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी कि यही आपका बी आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक कर लीजिएगा, सब का सब त्रिक निकलेगा, यानी कि हमें दूसरे ही पर निकल गया, तो क्या ज़रूरत आगे चेक करने की, टाइम बर्बाद करने की। फट देना, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए तरीका मालूम हो गया दोस्तों, बस वही बेस्ट है, वही तरीका मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ट्रिक भी पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें पता। कह रहे उस कोण की माप जिसके संपूरक की माप संपूरक की माप कोण के पूरक माप के 4 गुने के बराबर है। कह रहा है कि मान लीजिए कि वो कोण x है, कह रहा है कि x के संपूरक कोण की माप, यानी कि x माइनस 180 माइनस 109 होगा, 180 माइनस x कह रहा है कि बराबर है संपूरक। मैंने क्या कहा, 2 कोणों का योग अगर 180 के बराबर है तो उसको संपूरक कहेंगे। तो x मान लेते हैं कि x जो है, x का क्या कह रहा है, जिसके संपूरक, यानी x का संपूरक 180 माइनस x हो गया। कह रहा है कोण इसके पूरक कोण का मतलब 90 माइनस x हो जाएगा, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। कह रहा है पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, यानी कि इसके 4 गुने के बराबर है। तो कह रहा है कोण है निम्न में से, x की मान निकाल देनी है, काम खत्म हो गया। पहले समीकरण हो गया, x का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है। 9 चौको 36, 36 360, 360 में से 180 घटा 180 बचा, और ये 4x में से x घटा 3x बचा,
यानी x बराबर 36 के 18 यानी 60 बचा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस मैंने क्या कहा, पूरक और समपूरक ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, एक आध क्वेश्चन आप सटासट निपटा देंगे, वो भी सेकंडों में, बहुत ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगता है। नेक्स्ट करें, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में x डिग्री 3x प्लस 20 डिग्री 6x डिग्री हो तो त्रिभुज अवश्य होगा। त्रिभुज कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि एक कोण x था, दूसरा कोण 3x प्लस 20 जो दिया हुआ है और 6x, ये बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के होगा। तो तीनों कोणों का मान निकाल लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, 3 1 4 6 4 10, 10 100 हो जाएगा, 20 को उधर ले जाएंगे 160, यानी x बराबर 16, यानी एक कोण 16 डिग्री निकल गया। ठीक है, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 3x प्लस 20 है तो x का मान रखेंगे तो 16 3 48, 48 20 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और एक 6x है तो 16 6 96 हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से क्या हो, यहाँ ऐसे देखिए, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो दोस्तों वो कोण अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 96 डिग्री निकल गया जो कि 90 डिग्री से अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या करें, त्रिभुज ABC में DEF में कोण C बराबर कोण F, AC बराबर DEF, BC बराबर EF, AB बराबर 2x माइनस 1, D बराबर 5x माइनस 4, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है। त्रिभुज क्या कहलाएगा, ये फटाफट कमेंट कीजिए। त्रिभुज क्या कहलाएगा, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर। जैसे एक त्रिभुज ABC है, समझाने के लिए बिना पेन और पेपर का ये भी क्वेश्चन था आपका, DEF है, ठीक है, DEF है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक कोण C बराबर है कोण F के, कोण C बराबर है कोण F के, AC बराबर है DF के, BC बराबर है किसके, EF के। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि AB बराबर 2x माइनस 1 हो तो DE बराबर 5x माइनस 4 हो तो x का मान क्या होगा? जब दोस्तों ये कोणों में दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम त्रिभुज का पता हमें चल गया तो जाहिर सी बात है तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, यानी कि AB बराबर किसके हो जाएगी, DEF DE के, यानी कि 2x माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5x माइनस 4 के। क्या दिक्कत थी जी, बताइए। 3x बराबर 3 यानी x बराबर 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिना पेन और पेपर का ये भी क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से दोस्तों झूठ मूठ कर डरते हैं, कुछ है कुछ भी नहीं रहता। चलिए आगे क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहां p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम मान संभव होंगे। देखिए किसी भी त्रिभुज में, मैं एक बात बता दूं, किसी भी त्रिभुज का अगर आप निर्माण करेंगे तो दो भुजाओं का जो योग आएगा, दो भुजाओं का जो योग आएगा हमेशा, या कह सकते एक भुजा ऐसे समझिए, देखिए दो भुजाओं का जो योग आएगा वो हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। दो भुजाओं का जो योग आएगा, ऐसे ही समझ लीजिए, दो भुजाओं का कहने का मतलब मान लीजिए कि एक भुजा ए है, ऐसे समझिए, एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। दो भुजाओं का योग, या कह सकते हैं a प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन सी होगा, या कह सकते हैं a प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन बी होगा, या कह सकते हैं b प्लस सी इज ग्रेटर देन a। ये कंडीशन हर हाल में बननी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं बन रही है तो उस त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं सकता। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना लाजमी है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की एक भुजा 5 है, दूसरी 10 है। कह रहा है कि और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा मान लेते हैं कि x है, तीसरी भुजा x है, इसका परिमाप क्या है, p सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग परिमाप p के बराबर होता है। कह रहा है कि जहाँ p एक पूर्णांक है, पूर्णांक आप समझ ही रहे हैं। कह रहा है p के न्यूनतम और अधिकतम मान संभव होंगे, क्या होंगे, 20 18 होंगे। देखिए x का मान या तो इन दोनों से ज़्यादा आना चाहिए, या जो आएगा उसको जोड़ने पर इससे, जैसे कंडीशन क्या बनेगी, जैसे मैंने मान लीजिए ए ले लेता हूँ ऑप्शन ए में पहले p की जगह 20 रख देता हूँ। 20 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब 5 का मान दोस्तों क्या, ये देखिए 5 का जो मान है वो क्या, इन दोनों को जोड़ने पर, जैसे एक भुजा 5 है, एक भुजा 10 है, तीसरी भुजा हमने 5 निकाल दी। ठीक है, अगर हम इनमें से जैसे छोटी दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं 5 + 5 तो 10 आ रहा है। 10 बराबर तीसरी भुजा के बराबर आ गया। 10 बराबर 10 आ गया। ये कभी भी त्रिभुज बन नहीं सकता, ये त्रिभुज कभी भी बन नहीं सकता। हमेशा मैंने क्या कहा कि दो भुजाओं का योग, यानी अगर 5 हमने 5 प्लस किया है तो इसका योग हमेशा क्या आना चाहिए, इस 10 से बड़ा हो जाना चाहिए, यानी 11 आ जाना
चाहिए, तब जाकर के त्रिभुज बनेगा। 12 आएगा, 13 आएगा, तब त्रिभुज बनेगा। कम रहेगा या इक्वल रहेगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये पहला ऑप्शन आपका फेल हो चुका है। दूसरे ऑप्शन से चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने उठाया, पहले न्यूनतम मान रखेंगे 21, 21 से चेक हो जाएगा, उसके बाद दूसरे को हम चेक कर लेंगे। 21 हमने रखा तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई। अब जब 6 वैल्यू आ गई है तो एक भुजा 5 आ गई, एक 6 आ गई, एक 10 आ गई। अब दो भुजाओं को हम छोटी वाली भुजाओं को जोड़ लेते, 11। 11 का मान इज ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है? दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इक्वल ना हो कम हो, तो ये आपका त्रिभुज का निर्माण करेगा। लेकिन साथ साथ 29 वाला भी चेक कर लेते हैं। अगर हम 29 रखते हैं तो इसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा? 29 रखेंगे तो 15 घटाएंगे तो ये आपका कितना मान आ रहा है दोस्तों? 15 घटा दीजिए 14, x का मान 14 आ गया। यानी एक भुजा 5 आ गई, एक 10 आ गई, एक 14 आ गई। अब हम दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे, 10 5 15, 15 इज ग्रेटर देन 14 आ गया। बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी इन लोगों को भी चेक कर लीजिएगा, एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आएगा, 7 सही है। 5 10 5 12, सॉरी 7 5 12, 12 इज ग्रेटर देन 10 होगा। लेकिन ये जो 27 वाला लगाएंगे तो 27 वाले में आपका गलत हो जाएगा, छोटा मान आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस तरह। ये समझ में आया कि नहीं? दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी वाली भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, न ही इक्वल हो न ही कम हो, तभी त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छी चीज़ें जानने को मिली। लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं, ठीक है। कोई थैला, उसमें कह रहा 3 सफ़ेद हैं, 2 नीली हैं और 5 लाल है, ठीक है। तो कितनी हो गई? 3 2 5, 5 10, कितनी हो गई? टोटल गेंदें 10 है। कितनी है? टोटल गेंदें 10 है। यानी जो कुल संभावना बनेगी, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या मैंने बताया, कुल संभावना 10 है। कितनी संभावना है? 10 है। कह रहे थैले में से अच्छा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए लाल रंग की गेंद कट हुआ 5 तो है, उसको काट दीजिए। बाकी कितनी गेंदें बची? 5 तो दोस्तों जो अनुकूल संभावना होगी इस 5 गेंद में से ही निकलेगी, क्योंकि लाल ना हो उसको तो हमने हटा दिया 5 को, बाकी 5 ही बची। तो उस 5 गेंद को अनुकूल संभावना में ले लेंगे, यानी 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। काम खत्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।